सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे। सिंध में पहली बड़ी गिरफ्तारी, पीपल्स पार्टी के बड़े मुश्किल में, सिराज दुरानी के बाद किसकी बारी, एहतसाब की तलवार किस किस पर चलेगी। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका और चीन का भारत को बड़ा पैगाम, कलभूषण केस से बौखलाया भारत, बिजली मजीद महंगी होगी। कोर्ट में ही कहेंगे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अब पता चला में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। मामूल के मुताबिक असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम का हिस्सा हैं। सबसे पहले बात करेंगे अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। सिंध में नैब मुतहर्रिक हो गया है। सबसे बड़ी गिरफ्तारी आज अमल में आई है। सिंध असेंबली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद अभी जो रीसेंट खबर है उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने स्पीकर सिंध असेंबली के घर के बाहर धरना दे दिया है। नैब की टीम अंदर मौजूद है और ये कहा जा रहा है कि नैब का रवैया सख्त और नाकाबिले बर्दाश्त है। शैला रजा ने कहा कि आज समाअत नहीं थी तो गिरफ्तार क्यों किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया, जबकि सईद गनी ने आगा सिराज दुरानी के घर पर जो नैब ने छापा मारा उसको खुली दहशतगर्दी करार दे दिया है और सिंध के अवाम के मैंडेट की तौहीन की गई है, ये भी कहा गया है। सबसे पहले मैं असद खरल साहब आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज ये जो कुछ हुआ है आपका क्या ख्याल है। समझा जाए कि सिंध में अब बड़ी गिरफ्तारियों के सिलसिले का आगाज़ हो गया है और आगे आने वाले दिनों में मज़ीद ऐसी गिरफ्तारियाँ होंगी, नैब मुतहर्रिक है। बिल्कुल सैरिश, अगर आपको याद होगा चंद हफ्ते पहले मैंने कराची से जब लाहौर आया था तो अगले ही रोज़ हमने ये खबर ब्रेक की थी कि सिंध से अब आइंदा जो गिरफ्तारी होगी वो आगा सिराज दुरानी जो है स्पीकर सिंध असेंबली उनकी होगी। अब एक तो ये है कि 19 अप्रैल 2018 को इनके ऊपर बाकायदा इंक्वायरी अथोराइज़ की गई। एक तो जो सिंध असेंबली की जो इमारत है उसकी तामीर के वाले से इनके ऊपर, और गुलाम जो मोहम्मद उमर फारूक है सेक्रेटरी जो सिंध असेंबली हैं उनके ऊपर एक नैब ने इंक्वायरी अथोराइज़ की 19 अप्रैल 2018 में। एक तो वो थी तामीर के अंदर जो खुर्द-बुर्द, और दूसरा गैर कानूनी भर्तियों का मामला था। दूसरा जो नजायज़ असासे जो आमदन से ज़ायद असासों का मामला, ये भी 2 साल से ज़ायद अरसा से ये इंक्वायरी इनके खिलाफ चल रही थी। नैब इनको बार बार बुला रहा था। नैब ने इनको फॉर्म भी भेजा था, जो इन्होंने फिल करके भेजा उस फॉर्म के मुताबिक इन्होंने उसमें 3 गाड़ियाँ लिखी हैं। लेकिन आज जब नैब की टीम ने इनके घर पर रेड किया तो 15 गाड़ियां, कीमती गाड़ियां 15 इनके घर से बरामद हुई हैं। इसके अलावा बड़ी मिकदार में नजायज़ असला जो था वो भी वहाँ पे मौजूद था। फिर उसके बाद जेवरात थे, बहुत सारी करेंसी भी थी, लैपटॉप और बहुत सारी चीज़ें, और ख़ास तौर पे उसमें प्रॉपर्टी के कागज़ भी थे, जिसमें शिकारपुर, सिंध, हैदराबाद और सक्खर के हवाले से मुख्तलिफ जो प्रॉपर्टी के पेपर हैं वो भी नैब की टीम को मिले हैं। अब हैरान होंगे ये, जिसलिए बार बार ये इदारे एफआई और नैब कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन वो सिंध में नहीं कर सकते। उसकी एग्जांपल आप देख लें कि रेड के दौरान वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर पहुँच गए हैं। अगर नाज़रीन को आप सैरिश दिखा सकें ताकि पता चल सके कि डिप्टी कमिश्नर उनको बकायदा रेस्क्यू करने के लिए वो पहले दिखाएं। जी जी, डिप्टी कमिश्नर नैब पहुंचे हैं उनकी रिहाइश गाह के बाहर, उन्होंने बातचीत भी की है। तो मैं चाहूँगी प्रोड्यूसर साहब पहले वो दिखा दें, उसके बाद बाबर साहब की तरफ चलेंगे। की सिचुएशन है तो मैं जस्ट ट्रस्टेड दिस साइड। आप नैब के अफसरों से बात करें और बात करें। ऐसी जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है किसी के, वो तो इन्फ्रिंज नहीं होने चाहिए। तो दैट इज़ व्हाई आई हैव कम हियर। मैंने आई हैव आस्क्ड माय फीमेल डेप्टी असिस्टेंट कमिश्नर आल्सो टू लुक आफ्टर दिस थिंग्स एज वेल। अभी मैं बात करता हूँ मज़ीद फर्दर क्या किया जा सकता है। लेट मी गेट दी सिचुएशन राइट नाउ, उसके बाद दैट्स गुड। डीसी साहब, फंडामेंटल राइट्स, फेयर ट्रायल भी तो राइट होता है ना। वकील बाहर खड़ा है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन फेयर ट्रायल भी नहीं किया जा रहा, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इस पर तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन जो इस वक्त मौजूद इस वक्त सूरत हाल है, हमें यकीनन एक सिंपैथेटिक कंसिडरेशन देनी चाहिए फैमिली की हद तक, जहाँ तक बात है। तो वो मैं ज़रूर इस वक्त अभी कोशिश करूँगा। जी बाबर साहब,
आपने भी जो डिप्टी कमिश्नर नैब है उनकी गुफ्तगू सुनी है, मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करती, आप बताएं क्या राय है आपकी, और आपने जो उनकी गुफ्तगू सुनी है आपको क्या समझ आ रही? देखिए, डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो कराची के डिप्टी कमिश्नर हैं, उनको वहाँ पर बुलाया गया और उसके बाद उनको देखिए मिनिस्टर जो है वो किस तरह से कह रहे हैं कि आप जाके नैब वालों से पूछें कि वो किस तरह से रेड कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स की ये खिलाफ वर्जी है, उनके बुकला भी यहाँ पर हैं। तो इसमें जो सबसे अहम चीज़ है कि नैब भी एक अदारा है और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी एक अदारा है। बीइंग डिप्टी कमिश्नर जो है वो नैब से किस तरह से पूछ सकते हैं कि भाई वो यहाँ पर क्यों रेड करें। अल्टीमेटली नैब एक अदारा है, एक सेंसिटिव अदारा है, उन्होंने कहीं ना कहीं से ऑर्डर लिए होंगे घर की सर्च के, वो ऑर्डर लेने के बाद वो वहाँ पर पहुँचे हैं और वहाँ पर अब वो अपना काम कर रहे हैं। और किसी को अपने काम से रोकना ये भी सरकारी काम में मुदाखलत समझा जाता है, ये एक जुर्म है। नैब लॉ में इसको कवर किया गया कि नैब के अफसरान को ड्यूरिंग ड्यूटी जब वो अपना काम कर रहे हो कोई बंदा उनको रोक नहीं सकता, कोई सरकारी अफसर उनके काम में रुकावट नहीं डाल सकता। इवन यहाँ तक है कि अगर कोई रुकावट डालता है तो नैब अंडर दी लॉ चेयरमैन नैब जो है उसके खिलाफ इंक्वायरी कर सकते हैं, उसको नौकरी से बर्खास्त भी करवा सकते हैं, यहाँ तक उनके पास इख्तियारात हैं। तो ये वही चीज़ है कि आगा सिराज दुरानी साहब स्पीकर प्रोविंशियल असम्बली थे, उनको गार्ड भी मिली हुई है, उनका एक प्रोटोकॉल भी है, उनके घर पे भी गार्ड होगी, उनकी असम्बली में भी उनके पास गार्ड होगी। तो नैब जो है, नैब का ख्याल था कि अगर वो सिंध में उनको अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो आगे से रेजिस्टेंस आएगा, मुदाखलत होगी। तो वो इस तलाश में थे कि ये कहीं इधर उधर हो ताकि उनको अरेस्ट किया जाए। मुझे ये बताएं असद खरल साहब, जब नैब एक इदारा है, ऑटोनोमस इदारा है, खुद मुख्तार इदारा है, अपने तरीके से अपना काम कर रहा है, एविडेंस कलेक्शन के लिए वो छापा मारता है, घर के अंदर मौजूद है, दरवाज़ा उन्होंने बंद कर लिया, लेकिन जिस तरीके से बाहर सिंध काबीना पूरी जमा है, फिर ये डिप्टी कमिश्नर भी उनके घर के बाहर पहुंच गए हैं, तो अगर इस एविडेंस कलेक्शन के दौरान कोई खलल डालने की कोशिश करता है या दबाव डालने की कोशिश करता है तो फिर किस तरीके से कानून हरकत में आ सकता है, हो क्या कुछ सकता है? सैरिश 3 घंटे तक नैब की टीम के साथ रेंजर्स की टीम लोग भी मौजूद थे। 3 घंटे तक इंतजार कराया गया उनको, 3 घंटे तक दरवाजा नहीं खोला गया। फिर उसके बाद वो अंदर गई टीम और वो बकायदा अपनी इन्वेंट्री बना रही है, जो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर हैं, जो कब्जे में उन्होंने लेने हैं, जो बकायदा इन्वेंट्री बन रही है, वहां पे सीजर मीमो बन रहा है। 15 गाड़ियों की तफसील उन्होंने ले ली है। फिर असला जो है गार्डों ने छुपा लिया बकायदा, क्योंकि उसमें बहुत सारा नजायज असला था जब उन्होंने रेंजर्स और नैब की टीम को देखा। फिर डिप्टी कमिश्नर का वहां पे पहुंचना और फिर जिस अथॉरिटेटिव रवैये से उनको कहा जा रहा है कि आप नैब से बात करें, और जिस तरीके से उनको कहा जा रहा है, फिर वकील वहां पे वही अदालत लग गई है। भाई कभी रेड के दौरान, छापों के दौरान कभी आपने देखा है कि वहां पे वकील पहुंच जाए, वहां पे डिप्टी कमिश्नर पहुंच जाए, वहां पे अदालत लग जाए, वहां पे फैसला हो जाए? ऐसे कभी होता नहीं है। जो आपने कहा ना कि कभी भी किसी छापे के, देखें एंटी करप्शन का छापा हो, नैब का छापा हो, FIA का छापा हो, किसी भी इदारे के रेड के दौरान कोई और एजेंसी, कोई और दीगर इदारा उसके दौरान मुदाखलत नहीं कर सकता। इवन के वो तो कोर्ट को भी इख्तियार नहीं है अपनी कानूनी ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए। अगर आप नैब ऑर्डिनेंस पढ़ें तो चेयरमैन नैब को बेतहाशा इख्तियारात, बल्कि तमाम अदारे मामले के पाबंद है। डिप्टी कमिश्नर जो है वो इस चीज के पाबंद है कि वो अगर नैब की टीम रेड कर रही है और उनको मदद की उनकी रिक्वायर्ड है तो नैब की मदद करेंगे। अगर वहां पर DPO या वहां पे जो पुलिस अफसरान है वो इस चीज के पाबंद है कि वो नैब को असिस्ट करेंगे, लेकिन नैब को पूछ नहीं सकते। मुलजम को बचाने के लिए वहां पहुंचे हुए थे डिप्टी कमिश्नर, अपनी खिदमत सरंजाम जो दे रहे थे, वो तो साफ लग रहा था कि वो तो मुलजम और उसकी फैमिली को और उस एविडेंस की कलेक्शन के दौरान इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए उनको बुलाया गया था। वो आए थे, वो किस लिए आए थे, वहां पे किस इख्तियार के तहत आए थे, किसने उनको बुलाया था? क्या नैब की मदद के लिए वो आए थे? जो बातें वो कर रहे थे, जिस तरीके से उनको कहा जा रहा था, वो तो ये लग रहा था कि नैब की टीम को उसकी कार्रवाई से रोकने के लिए उनको बुलाया गया था, और जिस तरीके से उनको हदायत दी जा रही थी। आप गौर से सुने, उन्हें कहा जा रहा है कि आप जाके उनसे पूछें कि वो किस तरह से ये वायलेशंस कर सकते हैं, किस तरह से ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो नैब जो है अल्टीमेटली जब किसी घर में रेड करती है तो उसके पास सर्च वारंट लाजमी होते हैं, इसके बगैर वो जा नहीं सकती। और जो डिप्टी कमिश्नर है उनके पास तो कोई इख्तियार है ही नहीं है कि वो जाके नैब से ये पूछ सके कि भाई आप इस घर में क्यों वो इस तरीके से जा रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं।
लेकिन बाबर साहब मुझे बताएं कि चेयरमैन नैब से अब कौन बात करे? अगर पीपल्स पार्टी की एक काबीना इस तरीके से बाहर जमा है, अलामती धरना है या फिर उनका अगला लाहेअमल क्या है, किसी को कुछ मालूम नहीं है। इस सूरत हाल में इनके दबाव डालने से अगर नैब पीछे हटता है तो फिर तो वही बात हो जाएगी ना जो हर ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में हम देख रहे हैं कि नैब को प्रेशराइज किया जा रहा है, नैब पीछे हट गया। जिस तरह आप पहले भी बात करते रहे कि विफाक ने कार्रवाई नहीं करने दी है, विफाक बीच में आ गया है, इसी तरह यहाँ पर भी इन्वेस्टिगेशन में ये लोग बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस प्रेशर की वजह से नैब पीछे हटता है तो बात तो वही पुरानी हो गई ना फिर। सैरिश, हमारे पास 3 मिसालें मौजूद हैं। सबसे पहले जब पंजाब में PMLN की गवर्नमेंट थी, आहद चीमा को जब अरेस्ट किया गया तो उस वक्त नैब को नैब ऑफिस के बाहर रेंजर्स बुलानी पड़ी थी अपनी मदद के लिए। उनको ये डर था कि कहीं यहाँ पर अटैक ना करवा दिया जाए। PMLN की उस वक्त गवर्नमेंट थी और उस वक्त आप देखें कि जो पंजाब असम्बली थी वहाँ पर नैब के खिलाफ एक करारदाद पास की गई। पंजाब की कैबिनेट ने नैब के खिलाफ एक करारदाद पास कर दी। सिविल सेक्रेटरीट में ऑफिसर से ज़बरदस्ती कलम छोड़ हड़ताल करवा दी गई। सिविल सेक्रेटरीट को ताले लगवा दिए गए थे। उसके बाद दूसरी मिसाल जब आती है वो ये है कि जब अलीम खान को अरेस्ट किया गया, वो भी एक सीनियर मिनिस्टर थे इस गवर्नमेंट में और इमरान खान के बहुत करीब थे। यहाँ तक कि उन पर यह भी इल्ज़ाम लगता रहा कि वो इमरान खान के ATM है। लेकिन इसके बावजूद जब उनको अरेस्ट किया गया, कोई कैबिनेट के खिलाफ कैबिनेट ने कोई नैब के खिलाफ करारदाद पास नहीं की, बल्कि गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया। अलीम खान ने खुद अनाउंस किया कि मैं अपने केसेस का खुद डिफेंड करूंगा और उन्होंने उसी टाइम उन्होंने रिजाइन कर दिया। जल्दी बुला लिया है। अब देखिए कि होगा जिसमें रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। अब आपको ये तीसरी मिसाल मिल रही है यहाँ पर कि सिंध गवर्नमेंट जो है सारी जो कैबिनेट है वो उनके घर के बाहर बैठी हुई है आगा सिराज दुरानी के वहां पे, यानी अमली तौर पे इजलास वाली बात सूरत हाल बनी और नैब के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। नैब के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं और नैब की टीम अंदर है। खुदा ना खास्ता अगर कोई नाखुशगवार वाकया पेश हो जाता है जो वो रिकवरी कर रहे हैं, जो एक पूरे प्रोसेस के दौरान ये तो एक मुदाखलत है। मुझे समझ नहीं ये आती सैरिश कि जब किसी चोर को, करप्शन के ऊपर किसी मुलजम को पकड़ा जाता है फौरी तौर पर जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। ये वो लोग हैं, खतरे में ये वो सारे कैबिनेट के वो लोग हैं जिनको ये डर है कि इसके बाद। लेकिन जब हॉस्पिटल में लोगों को दवाइयां नहीं मिलती उस वक्त जमहूरियत खतरे में नहीं आती। जब लोगों को उनको बुनियादी हकूक जो है नहीं मिलते उस वक्त जमहूरियत खतरे में नहीं आती। फिर जब वो मिट्टी में और थर में लोगों की अमवात होती है उस वक्त जमहूरियत खतरे में नहीं आती। लेकिन जब भी किसी बड़े मुलजम को, चोर को पकड़ा जाता है तो उस वक्त कहा जाता है नहीं वो स्पीकर थे, वो कस्टोडियन थे। भाई अगर स्पीकर बन के उसको अगर शर्म हया नहीं है, वो अगर लूट मार कर रहे हैं तो उनको क्या छोड़ दिया जाए? कि इसका तो मतलब ये है कि जिसने करप्शन करनी है बड़ी करप्शन करे, उसके बाद वो स्पीकर बन जाए, सेंटर बन जाए, मिनिस्टर बन जाए और उसके बाद वो कह दी चूंकि वो उनका जो नहीं तो मुझे क्या बताएं जी इस्तेहकाक है इसलिए वो जो मर्जी करे, सारा कुछ खतरे में आ जाता है। हाँ जी सही है। मुझे ये बताएं बाबर डोगर साहब, ये बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। रूल ऑफ लॉ कहाँ रह गया है? आप ये देखें ना कि एक इदारा वर्सेस पीपल्स पार्टी की पूरी जमात, कि ये लोग जिस तरीके से खड़े हुए हैं, कोई लाहे-अमल इनका आगे का पता नहीं है। ये तो एक डेडलॉक की तरफ मामला बढ़ रहा है और ऐसा पहले कभी देखा नहीं गया। इससे पहले बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां अमल में आई हैं, किसी जमात ने ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं दिया जो कुछ ये लोग कर रहे हैं। नहीं सैरिश, ये जमात का रद्द-ए-अमल सामने आता रहा है। PMLN के दौर में यही होता रहा। जब नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा का केस चल रहा था उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑब्जर्वेशन दी थी कि ये सारे अदारे जो हैं वो ज़मीन से 10 फुट नीचे दफन हो गए हैं, तो वो ऐसे नहीं दी थी। उस वक्त भी ये हालात था। जो गवर्नमेंट थी वो हेड ऑन थी, फेडरल गवर्नमेंट हेड ऑन थी सुप्रीम कोर्ट के साथ। फिर हमने देखा कि फेडरल गवर्नमेंट हेड ऑन थी नैब के साथ। फिर पंजाब गवर्नमेंट जो थी वो हेड ऑन थी नैब के साथ। तो नैब इस तरह के एक्सपीरियंसेस से गुजर चुका है, तो उनको पता है कि उन्होंने अपना काम किस तरह से करना है। अगर सिंध गवर्नमेंट को इतनी रिजर्वेशन है, अगर नैब को इलीगल काम करी तो कोर्ट्स खुली हुई हैं। सुबह सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज करें नैब के स्टेप को, चले जाए कोर्ट में जाके उनको बताएं कि जनाब टेस्ट पासिंग की गई है, चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस है उसको पामाल किया नैब ने, जाके वहां पर एविडेंस दे, वहां पर बात करें। ये कोई तरीका नहीं है कि आप कानून से सामने आता रहा है, जमातों की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आता रहा है, लेकिन इस तरह की ड्रामाई सूरत हाल हमने नहीं देखी है कि नैब की टीम अंदर हो, दरवाजे बंद किए जाए, बाहर सारी काबीना जमा हो जाए, वाह वेला मचाया जाए और फिर डिप्टी कमिश्नर भी पहुंच जाए जिनका काम ही कोई नहीं।
देखिए अल्टीमेटली रेंजर्स वहाँ पर मौजूद है और रेंजर जो है वो उनको प्रोटेक्ट कर रही है, वो अपना काम कर रहे हैं। ये बाहर बैठे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं, लेकिन रेंजर्स की मौजूदि में नैब के जो ऑफिशियल्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं। जैसे खल साहब ने बताया, वो अपनी इन्वेंट्री जो है वो बना रहे हैं। वहाँ पर जिस तरह से इन्होंने जो उनको अपनी स्टेटमेंट दी थी कि उनके पास 3 कीमती गाड़ियाँ हैं, जबकि पता चला कि उनके पास 15 कीमती गाड़ियाँ हैं, उनकी प्रॉपर्टी के कागजात बिल्कुल बता रहे हैं, कानूनी था जो छुपाया जा रहा है और 3 घंटे नारे लगाते रहे। सही है, लेकिन आज इस गिरफ्तारी के खिलाफ असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब काफी शदीद रद्द-ए-अमल पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानब से सामने आया है। लेकिन जरदारी साहब ने, बिलावल ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। बिलावल लंदन में मौजूद थे, जरदारी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आज उन्होंने कहा क्या है, पहले आपको वो दिखाते हैं, उसके बाद उस पर बात करेंगे। इस वक्त नाबालिग हुकूमत जो है उसको समझ नहीं आती और बैक सीट ड्राइवर जो है वो सियासत नहीं समझता, तो इसलिए ये इशू और बढ़ता जा रहा है। मगर मैं कौम को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी हालत में, किसी भी हाल में इंडिया के तरफ से अगर कोई जाहराना पेशकश होती है तो पूरी कौम, हम सब एक साथ खड़े होंगे। प्रोविंशियल असेंबली के स्पीकर को ने अरेस्ट किया है यहाँ इस्लामाबाद में, तो ये कोई मंगी साहब हैं, सिंध से लाए हैं, जो कि अरेस्ट कर रहे हैं हमारे सिद्धियों को। तो ये पहले भी हुआ है, हमेशा हर दौर में अपनों ने ही दगा की है, ये कोई नई बात नहीं है। तो मैं उसको कंडेम करता हूँ और जो मेरा कोर्ट का फैसला कल आया है उस पे हमने, पीपल्स पार्टी ने हमेशा कोर्ट के फैसलों को माना है, इसलिए कि हम इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना चाहते हैं, उनको कमजोर नहीं। आपने जरदारी साहब की गुफ्तगू सुनी है, इसमें एक बात तो मुझे बहुत ऑब्जेक्शनेबल लगी है जरदारी साहब की, जो कि मेरा ख्याल है नहीं होनी चाहिए थी। उस एक बात की वजह से इससे पहले भी कौम काफ़ी नुकसान भुगत चुकी है। ये जो कौमियत के मामलात हैं, जो उन्होंने ये जुमला अदा किया कि एक मंगी साहब लाए गए हैं जो कि हमारे सिंधियों की गिरफ्तारी कर रहे हैं, तो हम तो, पाकिस्तान तो फूलों का, मुख्तलिफ ज़ुबानों का गुलदस्ता है। हम सब लोग एक लोग हैं, मुसलमान हैं, हमने मिलकर काम करना है, तरक्की करनी है, इदारों को खड़ा करना है उनके पाँव पर। लेकिन ये इस तरह का कार्ड खेलना फिर से ओवर द ईयर्स, आपको पता है बाबर साहब, हमें इस मामले में बड़ा नुकसान पहुंचा है, लोगों के घर उजड़े हैं। आपका क्या ख्याल है असद खरल साहब? मैं ठीक कह रही हूँ, बहुत लोग मुतासिर हुए हैं, सिंधियों, पंजाबियों में, हमें ये बात नहीं होनी चाहिए। देखिए, एक तो सैरिश मैं करेक्ट कर दूं, जरदारी साहब को अपडेट कर दूं। आज एक तो आपने देखा कि उनका अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे, वो घन गरज, उनका जो लहजा, जो क्योंकि आपको पता है आगा सुराज दुरानी साहब बहुत पुराना उनका एक दरीना साथी हैं, जरदारी साहब के मुर्जा भट्टो के कत्ल से लेकर आज तक उनके बहुत सारे मामलात में राजदान है। तो आज उनकी जो ज़ुबान है जिस तरह लड़खड़ा रही थी, बात उनके हाथ उनके कांप रहे थे, बात उनसे हो नहीं रही थी। अब एक तो बात जो उन्होंने की है ना कि सिंध से लाए गए इरफान मंगी साहब, जिन्होंने गिरफ्तारी की है, इरफान मंगी साहब हैं डीजी नैब रावलपिंडी। ये गिरफ्तारी की है नैब कराची की टीम ने। नैब कराची के डीजी हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक नसर अवान साहब। अब उनकी टीम ने आके उनको इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया है। तो मंगी साहब का इस गिरफ्तारी के अंदर कोई अमल दखल नहीं है किसी हवाले से भी। नैब कराची की टीम थी और साथ नैब हेडक्वार्टर इस्लामाबाद जो है उनकी टीम थी, और चेयरमैन नैब की यह अप्रूवल थी। अरेस्ट वारंट उनके बाकायदा निकले हुए थे और उनको बाकायदा एक ज़ाब्ते की कार्रवाई के तहत जो अमल में लाई गई और उनको गिरफ्तार किया गया। दूसरी बात आप देखें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जिनके बारे में लोग ये समझ रहे थे कि शायद वो जरदारी साहब के बहुत सारे मामलात में शायद वो डिफरेंट होंगे, वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बेटे हैं, शायद वो पढ़े लिखे हैं, कोई करप्शन के हवाले से उनका कोई लाइन डिफरेंट होगी। आज उन्होंने बंद करने का मुतालबा, जो आज उन्होंने ट्वीट किया है, एक करप्ट आदमी को पकड़े जाने पर जिस तरह वो डिफेंस के अंदर सामने आए हैं, एकदम सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा जी वफाक ने हमला कर दिया सिंध के ऊपर, और जो ऐसा काम जो है इदारों को उसका हिस्सादार नहीं बनना चाहिए, और जो सिंध असेंबली के स्पीकर को पकड़ा गया है वो वफाक का सिंध पर हमला है, और इदारे जो है इस काम में उनका साथ ना दे। मुझे ये समझ नहीं आती कि एक करप्शन के ऊपर एक बंदे को पकड़ा जा रहा है और उसके हवाले से उसके पास तमाम रेमेडीज अवेलेबल है। अब देखें ना, उसके माशाल्लाह वकील तो
छापे के दौरान ही वहां पहुंच गए थे। वो तो वही अदालत लगाना चाहते थे और वही वो फैसला करवाना चाहते थे। जिस तरह की सूरत हाल, इंतजामी सरबराह जो है डिप्टी कमिश्नर वो भी वहां पे पहुंचे हुए थे, कैबिनेट पूरी वहां पे पहुंची हुई है और वहां पे जो तमाशा लगा हुआ है, अंदर रेड का जो टीम है वो उनकी तलाशी ले रही है और बाहर एक तमाशा लगा हुआ है। इस तरह कभी किसी मुअज़्ज़म माशरे में, जमहूरियत में या कहीं भी ऐसे कभी हुआ? बाबर साहब मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी लूंगी क्योंकि मेरे को हाईलाइट किया, मेरा ख्याल है उसको तो हाईलाइट भी करना नहीं बनता है, लेकिन इस तरह की बातें अब होनी नहीं चाहिए। और वैसे भी माहौल अब बिल्कुल बदल चुका है, अवाम अब उस तरीके से नहीं सोचते हैं, अब तब्दीली हमें नजर भी आ रही है। इस पर हम बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अब पता चला, अब पता चला। वेलकम बैक नाजरीन। सूरत हाल कुछ इस तरह से कि एहतसाब का अमल तो अब रुकता दिखाई नहीं दे रहा है। गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो जारी है और एहतजाज बिल्कुल जमहूरियत का हुस्न है, एहतजाज करना चाहिए, बुनियादी हक भी है, लेकिन तरीक़ाकार होता है। जिस तरीके से आज ये एहतजाज किया जा रहा है, सिंध काबीना आगा सिराज दुरानी के घर के बाहर जमा हो चुकी है। आगे का लाहेमल कुछ पता नहीं है, पता नहीं पीपल्स पार्टी अब किस तरीके से इस मामले को डील करती है, लेकिन नो डाउट दे आर इन क्राइसिस। तो मैं इससे पहले जो बात कर रही थी, ज़रदारी साहब के बयान के हवाले पर से बात कर रही थी, जो उन्होंने बात की मंगी साहब को लाया गया है सिंध में गिरफ्तारियों के लिए। तो बाबर डोगर साहब, मैं ये बात कर रही थी कि पाकिस्तान में तो कौमियतें आबाद हैं, पाकिस्तान गुलदस्ता है मुख्तलिफ ज़ुबानों का, हम सब पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं। आपका नहीं ख्याल कि अब ये कार्ड्स नहीं इस किस्म के खेलने चाहिए, इस तरह की डिस्कशन सब बंद हो जानी चाहिए, अब तब्दीली आ चुकी है? सैरिश, ये एक शर्मनाक हरकत है कि आप अपना लूटा हुआ पैसा बचाने के लिए, अपनी करप्शन बचाने के लिए कोई भी कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुझे एक बात बताएं, अभी इनको बड़ा इतराज़ है कि मंगी साहब जो है उनको क्यों लगाया गया इनको अरेस्ट करने के लिए, और उसके बाद उन्होंने ताना मारा कि एक सिंधी जो है सिंधियों को अरेस्ट कर रहा है। तो उस वक्त जब एक सिंधी मरे हुए सिंधियों के नाम पर जाली अकाउंट बना रहा था, एक सिंधी सिंध की डेवलपमेंट के हवाले से जो पैसा सड़कों पर लगना चाहिए था, जो स्कूलों पर लगना चाहिए था, जो अस्पतालों पर लगना चाहिए था, इंटीरियर सिंध में लगना चाहिए था, वो सारा पैसा जो वो हड़प कर गया। और उस पैसे से बाहर जो है आपने सरे में महल खरीद लिए, आपने बाहर दुबई में इतनी बड़ी जायदादें बना ली। क्या वो सिंधियों का पैसा नहीं था? क्या वो सिंध की डेवलपमेंट का पैसा नहीं था? मिट्टी में जो बच्चे मर रहे हैं क्या वो सिंधी नहीं है? थर में जो लोग कैसे मरे हैं क्या वो सिंधी नहीं है? कराची को जो कूड़ा करकट का आपने ढेर बना दिया, कचरा कुंडी बना दिया, क्या वो सिंध का हिस्सा नहीं है? तो ये आप सिंध पे जो लूट मार की गई, सिंध पे जब शब खून मारा गया, उस वक्त भी आप लोगों ने किया, वो भी सिंध का ही पैसा था, सिंध की डेवलपमेंट का पैसा था। और अब आपको बड़ा इतराज है, जब आपको एक सिंधी पकड़ेगा तो दारे पकड़ेंगे। आप अब जो मर्जी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस है। कोर्ट ने ये कहा हुआ है कि जनाब जो एक डायन है वो भी 10 मुझे तो ये बात समझ नहीं आती है कि जब एक इदारा एहतसाब के लिए बना है तो वो तो अपना काम करेगा ना, उसने एहतसाब ही करना है, उसने करप्ट लोगों को पकड़ना है। हर मामले में आप अपने सियासी मफादात को बीच में ले आते हैं, हर मामले में जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है, फिर लोगों को मिसगाइड करना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा, अब देखते हैं, आप देखें ना, अलीम खान साहब की एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है, वो गिरफ्तार हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत ने यह फैसला किया कि भाई इस पर बात अब नहीं की जाएगी, एक इदारा बना हुआ है, वो अपने तरीके से अपना काम करेगा, और वैसा ही किया गया। ये रद्द-ए-अमल तो बड़ा अजीब है कि आप इस तरीके से जमा हो जाएं और दबाव डालने की कोशिश करें, हिरासा करने की कोशिश करने के मुतरादिफी मैं तो इसको कहूँगी। खैर, अब देखते हैं कि पीपल्स पार्टी सारे मामले को किस तरीके से डील करती है, आगे बढ़ते हैं। और अब कुछ बात करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाक, चाइना, भारत और चाइना के हवाले से भी बात की गई है। इसके साथ साथ अमेरिका ने भी पाक भारत ताल्लुकात पर बात की है, अक़वाम मुत्तहिदा ने भी सालिसी का किरदार अदा करने का बोल दिया है। तो ये सब मिलकर इस हवाले से बात कर रहे हैं, इस पर बात करते हैं। तो बाबर साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अभी जिस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा ने पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए सालिसी का किरदार अदा करने की पेशकश की है, अब आपका नहीं ख्याल कि सबसे बड़ा मसला ही पाक भारत ताल्लुकात के दरमियान में कश्मीर का मसला है, जो मेरा ख्याल है कि एक जड़ है, सबसे पहले उस मसले का हल निकलेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।
तो जो इनकी करारदाद पहले से मौजूद है उस पर इनको अमल दरामद करवाना चाहिए। जब उस पर अमल दरामद करवा लेंगे तो हालात और मामलात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। क्या ख्याल है आपका? सहरिश, आपने बिल्कुल सही कहा। असल में जो जड़ है वो तो कश्मीर है। कश्मीर पे जो इंडिया का गासबाना कब्जा है वो है। अगर वहाँ पर आप वहाँ पर प्लेबिसाइड करा देते हैं और वहाँ पर उनको हक़ राय दही दे देते हैं और उनको ये राइट देते हैं कि वो अपना फ्यूचर खुद डिटर्मिन करें, तो सारा मसला ही हल हो जाता है। पाकिस्तान और इंडिया का और तो कोई इशू है ही नहीं है। मेन इशू ये है कि कश्मीर पे इंडिया का गासबाना कब्जा है। कश्मीरी पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। और अगर इसको क़ौम मुत्तहिदा जो है अपनी करारदादों के मुताबिक हल कर देता है तो ये सारा मसला हल हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। वो ये मसला जो है इसको, लेकिन देख लें जूझू वक्त गुजरता जा रहा है। तू आज 60 साल के बाद भी अक़वाम मुत्तहिदा जो मर्जी कर ले, अल्टीमेटली इसको हल करने के लिए इनको इसको सवाब राय करवाना ही पड़ेगा। मुझे एक बात है, 60 साल गुजर गए हैं, दोनों मुल्क जो है वो एटमी कुव्वतें हैं। अब सारी दुनिया को पता है कि अगर कोई खौफनाक जंग होती है, कोई लड़ाई होती है, तो सारी दुनिया का अमन ख़तरे में पड़ जाएगा। तो इस कश्मीर जो है ये 3 एटमी कुव्वतों के दहाने पर है। एक तरफ चाइना है, पाकिस्तान है, इंडिया है। और अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस मसले को हल नहीं करवाया जाता तो अल्टीमेटली मैं आपको एक बात बता दूं, ये किसी ना किसी दिन इस पे जंग हो ही जानी है। और अगर इसको हल ना करवाया गया तो इस पे सारी दुनिया का अमन जो है ना वो इसी पे तबाह होना है। और दूसरी तरफ एक और चीज़ जो है वो अच्छा, अब ये बड़ी अच्छी बात है जी कि अमेरिका और चाइना इन दोनों के ताल्लुकात भारत के साथ अच्छे हैं। वो भी इस मामले में अब कूद पड़े हैं। उन्होंने भी बड़ा पैगाम दिया है। चीन भी कह रहा है कि मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाए, जल्द अज जल्द जो तस्फिया तलब उमूर है उनको हल किया जाए। अगर अमेरिका की बात की जाए तो वो भी ये कह रहा है कि बेहतर होगा कि पाकिस्तान भारत के साथ मिलकर चले और मामलात को हल करे। अगर ये दोनों ममालिक भी अपने तय कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके ताल्लुकात भारत के साथ अच्छे हैं, तो आपको लगता है असद साहब कुछ बेहतरी हो सकती है, मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, जो कि इस वक्त बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं? कहाँ हम लोग नेक एक पैगामात का आपस में तबादला हो रहा था, मुबारकबादें दी जा रही थी, और एकदम जंग की बातें शुरू हो गई हैं और माहौल काफ़ी ख़राब हो गया है। तो आपको लगता है कि दोनों ममालिक नेक नियति के साथ अपना अपना किरदार अदा करें तो मामला बेहतर हो सकते हैं? सैरिश, एक तो आप देखें कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को जो शाह महमूद हमारे पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने ख़त लिखा, उसका बड़ा मस्बत उनका जवाब आया और उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, एक्नॉलेज किया जो पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा। और उन्होंने कहा बिल्कुल भारत और पाकिस्तान को मिल बैठ के इस जो इश्यूज़ के ऊपर बैठना चाहिए। फिर आपने देखा कि अमेरिका का भी इसमें बड़ा पॉजिटिव रोल है और चाइना जो है वो भी इसमें मैदान में आया। और इसके अलावा आप देखें कि जो सऊदी वली अहद हैं भारत में जब गए हैं तो जो वहाँ पे एक सफ़े मातम बिछी हुई है भारतीय मीडिया के अंदर और भारत के अंदर कि यहाँ पे तो उन्होंने $20 बिलियन से ज़्यादा के मुआहदे किए हैं, इन्वेस्टमेंट की है, वहाँ पे उनका ज़बानी जमा खर्च है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि पूरा जोर लगाया मोदी सरकार ने कि पाकिस्तान के खिलाफ एक लफ्ज़ भी मुश्तरका एलामिये में या वैसे को बात करें नहीं की गई। फिर उसके बाद उनके जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा मुमलकत बराए ख़ारजा हैं, ख़ारजा अमूर, उनको भी अलजबीर जो है उनको भी बारहा मीडिया की जानिब से सवालात किए गए और उनको उलझाने की कोशिश की गई और उनसे बयान दिलवाने की कोशिश की गई पाकिस्तान के खिलाफ। ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बयान नहीं दिया बल्कि भारत को उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने बार बार पाकिस्तान के अफवाज की कुर्बानियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आपने बिला वजह बगैर तस्दीक के, बगैर सबूत के जो इल्ज़ाम लगाया है इसके ऊपर मैं रिएक्शन नहीं दे सकता। लिहाजा उन्होंने भी भारत को खरी खरी सुनाई है वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो भारत के लिए ये जो दौरा है, जिस तरह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एक कामयाबी है, मैं समझता हूँ सऊदी अरब जो सऊदी वली अहद का दौरा भारत है इस हवाले से बहुत ज़्यादा वहाँ पे परेशानी पाई जा रही है, पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है। जब जो हैं वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा आदिल अल जुबैर, अब उनसे जब मीडिया की वहाँ पर बातचीत हुई है तो उन्होंने कहा कि भाई हम कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं, हम कैसे मजम्मत कर सकते हैं जब कोई सबूत ही मौजूद नहीं है।
और पाक भारत कशीदगी को कम करने के लिए हमें मिलकर काम करना पड़ेगा। तो ये एक तमाचा है भारत के मुंह पर, भारतीय मीडिया के मुंह पर, कि उनसे ये सवाल किया गया कि भी मुजम्मत करें आप, जो पुलवामा में हमला हुआ, पाकिस्तान ने ये हमला करवाया है। तो उन्होंने कहा जब सबूत ही नहीं है तो मैं किस चक्कर में मुजम्मत करूं। ये बहुत बड़ी बात है और इससे वाज़ेह है कि किस तरीके से सऊदीया अपना बेहतरीन किरदार अदा करने के लिए इस वक्त बिल्कुल तैयार है कि ये सालिसी का किरदार अदा करे और कशीदगी कम हो। क्या ख्याल है बाबर साहब? बिल्कुल सही है सैरिश, जिस तरह से मैंने इंडिया के जो मीडिया है, जितना नॉनसेंस इंडिया का मीडिया है, जितना बिकाऊ इंडिया का मीडिया है, जितना शर्पसंद इंडिया का मीडिया, सारी दुनिया में मैंने इस तरह का मीडिया नहीं देखा। हर वो बंदा जो हु इज़ टॉकिंग सेंस, जो कुछ सेंसिबल बात कर रहा है, उसके खिलाफ इन्होंने महाज खड़ा कर दिया है। चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू हैं, ममता बनर्जी हैं, महबूबा मुफ्ती है, फारूक अब्दुल्ला है, इवन इनके अपने मीडिया के लोग बरखा दत्त, सिद्धार्थदीप, कपिल शर्मा और अक्षय कुमार, जितने भी लोग हैं जिन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान से के खिलाफ बात करने से पहले कोई उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेट कर लो, कोई एविडेंस ही ले आओ, उसके बाद उस पर इल्ज़ाम लगाओ। इन्होंने उसको आईएसआई का एजेंट डिक्लेयर कर दिया है और सिर्फ उनके सर पर एक ही चीज़ सवार है कि पाकिस्तान पे अटैक कर दिया जाए, पाकिस्तान पे हमला कर दिया जाए और इसका बदला लिया जाए। जो बंदा इनसे सबूत मांग रहा है ये उसको गालियाँ दे रहे हैं, जो भी इनसे सबूत मांग रहा है। मैं हैरान हूँ कि इनके अरबाब गोस्वामी, रजत शर्मा, स्वामी हैदर, मैं तो इनकी लैंग्वेज सुन के हैरान रह गया हूँ कि मीडिया सेंसिबल मीडिया। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी, लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं। हमारे मीडिया ने बड़ा सेंसिबल रोल प्ले किया है। हमने तो कभी इस तरह से मुंह उठा के इंडिया का नाम नहीं लिया। इवन जब ये इनका गुलभूषण जाधव पकड़ा गया, जब उसके एविडेंस सामने आए तो उसके बाद मीडिया ने उसको टेकअप किया। लेकिन इंडियन मीडिया जो है बगैर इन्वेस्टिगेशन के सिर्फ बीजेपी को जिताने के लिए अपनी स्टैब्लिशमेंट के हाथों में खेल रहा है, बीजेपी के हाथों में खेल रहा है। उनसे पैसे पकड़कर पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि बीजेपी को इस इलेक्शन में जितवाया जा सर, इसका इन्हें नुकसान ही होगा और कुछ नहीं होने वाला। मुझे ये बताएं असद खरल साहब, मुझे अमेरिका की समझ नहीं आ रही है। जब ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये जो बयान दिया है, मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज पर हमले की मजम्मत किए बगैर उन्होंने कहा है कि बेहतर होगा कि पाकिस्तान और भारत मिलकर चलें और अपने मामलात को हल करें। फिर अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान के वो मुतरफ हैं, सालिसी का किरदार अदा करने पर शुक्रिया भी अदा करते हैं और फिर तिजारत का कहते हैं कि एग्रीमेंट करेंगे आपस में, तारीफ़ करते हैं पाकिस्तान की। दूसरी जानिब जब ये हमला होता है उसके फौरी बाद वहाँ से एक बयान आ जाता है कि भाई पाकिस्तान से मुतालबा किया जाता है कि वो अपनी सरजमीन से काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों को फराहम किए गए महफूज ठिकाने और सपोर्ट फौरी तौर पर ख़त्म करे। एक तरफ वो इस तरीके से डायरेक्ट है कि तो इल्ज़ाम लगाने वाली बात है ना कि अभी जब तहकीकात नहीं हुई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो आप किस तरह इस तरह का बयान दे सकते हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि मिलकर चलें। जब आप बगैर तहकीक एक बात कर रहे हैं, उनकी ज़ुबान बोल रहे हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं एक तरफा आपका तो रद्द अमल हुआ ना। सैरिश, जो पहला उनका जो रद्द अमल आया था, वो जिस तरह भारत ने रद्द अमल दिया उसी को इंडोर्स कर दिया अमेरिका ने। अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है, मेरा ख्याल है उनको भी अब समझ आ गई है। और जिस तरीके से जो सऊदी वली अहद की बात करें, हम ये सऊदी वज़ीर ख़ारजा की बात करें, उसमें बड़ा जो क्रेडिट दिया जाएगा इमरान खान साहब को और जो आर्मी चीफ को, जो यहाँ उनकी मुलाकातें हुई, जिस तरीके से पुलवामा हमले के हवाले से उनको ब्रीफ किया गया, जिस तरह भारत का जो असल चेहरा उनको दिखाया गया, तो उसकी एक यही वजह थी कि उन्होंने वहाँ पे एक वर्ड जो है पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोला। वरना नॉर्मली हम देखते थे कि कोई भी सरबराह मुल्क जब पाकिस्तान से भारत जाता था तो उसकी लैंग्वेज बदल जाती थी। वो अमेरिका के हुकाम होते थे या और मुल्कों के लोग आते थे, तो जब भी वो पाकिस्तान से जो ही वो भारत की सरजमीन पर कदम रखते थे, उनका बिल्कुल लबो लहजा तब्दील हो जाता था। मैं समझता हूँ इसका क्रेडिट जो है मौजूदा जो हुकूमत है पाकिस्तानी, उसको भी और जो हमारी अस्करी क़यादत उसको भी बनता है कि जिन्होंने अच्छे तरीके से उनको ब्रीफ किया, भारत का मुनाफिकाना चेहरा उनको बताया, उनके अज़ाइम बताए। और यही वजह है कि वहां पे जाके एक वर्ड उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोला, बल्कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसकी तारीफ की। सही है। अच्छा, लेकिन अब शॉर्टली बाबर साहब, अभी जो ये यूएन का बयान आया है, जिस तरह उन्होंने सालिसी का किरदार अदा करने की पेशकश की है कशीदगी को कम करने के लिए, आपको नहीं लगता कि अब इन्हें मटीरियली, रैशनली, अमली तौर पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या फिर हम इस बयान को सिर्फ बयान की हद तक कंसिडर करें? अगर ये अमली तौर पर कुछ नहीं करते हैं, ना ये करारदाद पर अमल करवा रहे हैं, और दूसरा बस सालिसी के किरदार की पेशकश कर दी है, अमली तौर पर कुछ करना पड़ेगा, अलग अलग किरदार दोनों पार्टीज़ के देखने पड़ेंगे कि दोनों मुल्कों के किरदार क्या रहे हैं, इस मामले पर तवज्जो पूरे तरीके से देनी पड़ेगी, फिर ही कुछ हो सकता है।
सैरिश बहाल, इस टाइम जो सबसे अहम चीज़ ये है कि ये इंडिया क्या जो मीडिया पागल हुआ है और जो जंगी जुनून जो है उन पर सवार हुआ है, और वो किसी भी टाइम वहाँ पर जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जो इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स दी हैं कि वो पाकिस्तान पर अटैक कर सकते हैं। तो पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर है, इंडिया भी एक न्यूक्लियर पावर है। तो सारी दुनिया की कोशिश ये है कि किसी तरह से इस जंग को अवर्ट किया जाए, रोका जाए, और इन दोनों को कहा जाए कि ये बैठकर आपस में बात करें। यही बात इमरान खान ने भी की है कि अगर इंडिया के पास कोई एविडेंस है तो इंडिया डायलॉग पे आए, हमारे साथ डायलॉग करे, हमारे साथ बात करें, हम बैठ के इस मसले को हल करना चाह रहे हैं। तो यही जो स्टेटमेंट है ये डोनाल्ड ट्रंप की भी है, यही स्टेटमेंट चाइना की भी है, यही स्टेटमेंट जो यूएनओ के जो एंटोनियो गुटेरेस हैं उनकी भी यही स्टेटमेंट आई है। तो असल इशू ये है कि इंडिया या तो सबूत लेके आए या तो एविडेंसेस दे, और अगर एविडेंस नहीं है तो फिर खामोश हो या फिर पाकिस्तान से मिलकर बैठ कर इस मसले को हल किया जाए। तो सारी दुनिया यही एक्सपेक्ट कर रही है कि ये जो मसला है इसको इसी तरह से पुरअमन तरीके से हल किया जाए, क्योंकि उनको पता है कि दोनों एटमिक कुत्ते हैं। अगर इनमें लड़ाई होती है तो इससे सारी दुनिया का अमन जो है वो खतरे में पड़ेगा। ठीक कह रहे हैं आप। आलमी अदालत इंसाफ की बात करते हैं, जहां पर तीसरा दिन था आज और कुलभूषण यादव केस के हवाले से समाअत हुई है। भारतीय वकला ने आलमी अदालत में आज आए बाएं शाएं की है। पाकिस्तानी सवालात का जवाब देने में मुकम्मल तौर पर वो नाकाम रहे हैं और अब कल पाकिस्तानी वकला जो है जवाब देंगे। मुझे तो ये लग रहा है कि बिल्कुल कमज़ोर केस है भारत का, और भारत ये यकीनी बात है कि इस तरीके से अगर दलाइल देते रहे तो फिर तो ये मुकदमा वो हार जाएंगे। लेकिन जो आज अफसोसनाक वाक़या पेश आया है मैं उसका जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी। आज जयपुर की जेल में जिस तरीके से पाकिस्तानी कैदी को पत्थर मार मार कर शहीद कर दिया गया, बदला दिया गया पुलवामा का, ये कितनी अफसोसनाक बात है। दुनिया को इस पर आंखें नहीं बंद करनी चाहिए, इसका खास तौर पर नोटिस लेना चाहिए। असद खरल साहब, आपकी इस पर राय क्या है? बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। शाकिरुल्लाह नाम था पाकिस्तानी कैदी का जिसको आज पत्थर मार मार के शहीद किया गया। देखिए, पूरी दुनिया के सामने जो कैदी होते हैं, जो प्रिजनर होते हैं और दूसरे मुल्कों के खास तौर पर होते हैं, उनके हवाले से उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हुकूमतें होती हैं, जो रिस्पॉन्सिबल जो हुकूमतें होती हैं, उनका फ़र्ज़ होता है कि उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, जिस तरीके से उनको पत्थर मार मार के वहाँ पे शहीद किया गया और वो रिएक्शन जिस तरह निकाला गया है, इससे इंतहा पसंदी की देख लें। और उस इंतहा पसंदी को, उस इंतहा पसंद हुकूमत जो है उसकी आशीर्वाद जो है उसमें शामिल है। और ये रिट ऑफ द गवर्नमेंट कहाँ है कि इंडिया के अंदर एक जेल के अंदर एक जो प्रिजनर है पाकिस्तानी, उसको मार दिया जाता है, उसको शहीद कर दिया जाता है। मैं समझता हूँ इससे एक नाकाम एक रियासत जो है, उसकी नाकाम एक रियासत जो है वो सामने उभर के आती है। लेकिन आप देखें, इंडिया में ये कोई पहला वाकया नहीं। इंडिया में आप देखें, फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, उनके साथ रेप किया जाता है, उनको असमत दरी के बाद कत्ल किया जाता है। रेपिस्तान बन चुका है हिंदुस्तान जो है। फिर वहाँ पे और जो इस तरह के इश्यूज़ हैं जो अकलीतों के साथ किया जाता है, जो वहाँ पे गाय काटने पे कितने लोगों को वहाँ पे मार दिया गया, फिर किस तरीक़ा से मस्जिदें शहीद की गई, किस तरह मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, ये मामला श्रीनगर तक, मकबूजा कश्मीर तक मौजूद नहीं है। मोदी सरकार के दौरे इक़्तिदार में हुआ है ना सर, मेरा ख्याल है कि आशीर्वाद से हो रहा है सब कुछ। ये हिस्ट्री बनी है कि इनको तो ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी अक़लियतों का कातिल तक करार दे दिया। और दूसरी बात जो आपने की है, कुलभूषण हुकूमत ने कश्मीर में भी, भारत में भी देखी गई। कुलभूषण यादव के जो केस के बारे में जितने सवाल पाकिस्तानी जो वकला ने, हमारे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने, हमारे जो वकील हैं खाबर कुरैशी साहब ने, जो बुनियादी सवाल उन्होंने उठाए हैं, जो पाकिस्तानी हुकूमत ने भारत से सवाल किए हैं, जो आलमी अदालत इंसाफ के अंदर सवाल रखे गए, उन सवालों में से किसी एक सवाल का भी इंडिया के वकील जवाब नहीं दे सके। कल आपने देखा था उनका जो हुलिया है वो सर पकड़ के बैठे हुए थे जब सवाल था। इसमें जो आज सबसे अहम चीज है, मुझे आपका 1 मिनट चाहिए होगा, 1 मिनट मुझे चाहिए होगा। मैंने ये सारा जो इंडियन जो एजेंट थे, जो उनकी सारी तकरीर मैंने खुद सुनी है। वो उन्होंने सिर्फ, उनके पास एक ही पॉइंट था कि जी वियना कन्वेंशन का आर्टिकल 36 जो कौंसलर की एक्सेस देता है उसकी वायलेशन की है पाकिस्तान ने। इसके अलावा उनके पास और कुछ नहीं था। लेकिन उन्होंने जो सबसे बड़ी आज बात कर दी है ना, जो सारे पाकिस्तानियों के सर शर्म से झुक गए हैं, वो ये थी कि उन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, और उन्होंने उस सारे को स्ट्रेंथन करने के लिए जो एविडेंस दिया वो नवाज शरीफ का डॉन मुल्तान में जो उन्होंने डॉन को
इंटरव्यू दिया था, वो इंटरव्यू उन्होंने अपनी स्टेटमेंट के साथ लगाया और वहां पर उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो दिल्ली पे जो अटैक, मुंबई पे जो अटैक हुआ था जिसमें 150 लोग वहां पे मरे हैं, उसकी स्टेटमेंट 3 दफा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि जनाब जो पाकिस्तान में नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है मुंबई अटैक के। और उसके साथ उन्होंने कहा जी कि उनको अभी तक नवाज शरीफ की स्टेटमेंट उन्होंने दोहराई कि वो नवाज शरीफ ने ये कहा है कि उनको आज तक इंसाफ नहीं मिला। तो मेरा शर्म से सर झुक गया कि ये कितना बदकिस्मती की बात है कि वो बंदा जो 3 दफा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया गुलभूषण यादव के केस में पाकिस्तान के खिलाफ उसका इंटरव्यू दे रहा है और जो इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्द स्टेट डिक्लेयर कर रहा है। और उसका बैकग्राउंड सुन ले सारे नाजरीन के लिए, बैकग्राउंड बड़ा जबरदस्त है। वही डॉन लीक्स वाला किरदार जो है, जो साफी था सिरल अलमीडा, उसको बकायदा एक्सेस दी गई एयरपोर्ट मुल्तान में, स्पेशल उसको पास इशू किया गया कि इसको कहीं रोका नहीं जाएगा। और वो अरेंज स्टेज इंटरव्यू था, स्पेशली वहां पे इंटरव्यू कराया गया, एक स्पॉन्सर्ड जिस तरीके से चीज आती की थी और उसको उन्होंने किया वहां पे पेश। और उसके अगली सुन ले, आज मरियम साहिबा से जब इंडिया के हवाले से, मोदी सरकार के हवाले से, पुलवामा अटैक के हवाले से, भारतीय जारहियत के हवाले से जब वो वालिद को मिलने गई, सवाल किया गया, उनकी जबान जो है वो सख्ते में आ गई और वो वहां पे एक वर्ड नहीं उन्होंने बोला। बाकी वो टटर कर रही होती हैं, लेकिन इंडिया के खिलाफ एक लफ्ज ना बोलना और नवाज शरीफ की स्टेटमेंट को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर एविडेंस पेश करना, इससे बड़ी और चार्जशीट नहीं हो सकती। आज हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो जो इंटरव्यू है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा बन चुका है। इंडियन जो वकील थे उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट के साथ वो बड़े अफसोस की बात है, और वहां पर जमा करवाया है और उन्होंने ये कहा है कि ये देखे थी कि पाकिस्तान के 3 दफा प्राइम मिनिस्टर जो है इलेक्ट हुए हैं, वो ये कह रहे हैं पहले मुंबई अटैक्स में जियो की वो जो उन्होंने लगाई वीडियो और जंग और न्यूज के लगाए थे क्लिप्स के, जनाब वो कह रहे हैं कि अजमल के साथ पाकिस्तानी है। अब वो दोबारा और मरीम साहबा का मामला और पाकिस्तान के वजीर एविडेंस पाकिस्तान के खिलाफ सर, जब इस तरीके से मामलात होंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि ना सिर्फ अपने मुल्क में, बाहर भी अजीमत का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब। नाज़रीन के साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह कल फिर से हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।